हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है नोटेशन, अंकन। आइए जानते हैं अंकन क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न सामग्रियों का, तथ्यों का, सूचनाओं को क्रमबद्ध करने के लिए या उन्हें व्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए कई प्रकार के अंकों का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं? इनका प्रयोग हम तथ्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए करते हैं। अतः अपनी सुविधा के लिए सामग्रियों या तथ्यों का या प्रतीकों का, अंकों का, चिन्हों के माध्यम से भी स्पष्टीकरण एवं वर्गीकरण की जो क्रिया है यही अंकन है। जैसे कि मान लीजिए, यदि हम किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हों और उस प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना होता है, तब वहाँ पर हम अंकों या फिर प्रतीकों के माध्यम से सभी बिंदुओं को अलग अलग करके क्रम में व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, जिससे कि उस प्रश्न के उत्तर को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। जब आंसर लिखते हैं तो या तो 1 2 से लिखते हैं या फिर क ख ग घ, अगर हिंदी में लिख रहे हो तो उसमें क ख ग घ देते हैं, या फिर रोमन का 1 2 लिखते हैं, या फिर मेन पॉइंट को 1 2 लिख के और जो सब पॉइंट होते हैं उनको ABCD करके लिखते हैं। तो ये सब जो अंकों का प्रयोग हम करते हैं या फिर अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स का प्रयोग करते हैं कि हम अपने आंसर को अच्छे से अलग अलग करके लिख सकें, जिससे कि स्पष्ट रूप से उसे पढ़कर समझा जा सके, यही अंकन होता है। जैसा कि अंकन के लिए अंग्रेजी में तो एक ही शब्द है नोटेशन, लेकिन नोटेशन का तात्पर्य हिंदी में अंकन, संकेतन, टिप्पणी, संकेत, संख्या का लिखना, चिन्ह, प्रतीक, फुटनोट आदि होता है। जैसे कि जो बुक्स आप पढ़ेंगे तो बुक्स के नीचे आप देखेंगे फुटनोट लिखा होता है। जो ऑथर होते, जो लेखक होते हैं, उनका कोई लाइन लिखा होता है या परिभाषा लिखा होता है या किस पेज से लिखा गया है वो सब लिखा होता है, या फिर कोई टिप्पणी लिखी होती है। तो ये सब नोटेशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से नोटेशन का अर्थ है नोट करने या अंकित करने की क्रिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी विषय के तथ्य या वस्तुओं की मात्राओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए जिन भी प्रतीक, चिन्हों, आकृतियों या संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वही अंकन है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अंकन प्रणाली वह है जिसमें प्रतीक, चिन्ह, संख्या के माध्यम से तत्वों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप देखिए कि अगर हिंदी में हम लिख रहे होते हैं तो उसमें क ख ग घ देते हैं, कॉमा, प्रश्न चिन्ह देते हैं, कोलन देते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह देते हैं। तो ये भी अंकन है। अगर अंग्रेजी में हम लिख रहे हैं तो बिंदुओं के क्रम को दर्शाने के लिए ABCD लिखते हैं या 1 2 लिखते हैं, या फिर रोमन 1 2 लिखते हैं। और जिस तरह से हिंदी में है कॉमा, प्रश्न चिन्ह, ये सब हम अंग्रेजी में भी देते हैं, या फिर स्मॉल लेटर का भी हम यूज करते हैं ABCD का। गणित में हम प्लस, माइनस, इनटू और परसेंटेज, लेस देन, ग्रेटर देन, इन सब चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो ये सब अंकन की उदाहरण है, जिससे कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको स्पष्ट किया जा सके। मान लीजिए केवल अगर मैथ में संख्या लिख दिया जाए तो और कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि उसे जोड़ना है या घटाना है या गुना करना है या भाग करना है। तो इन चिन्हों के माध्यम से वो तथ्य स्पष्ट होते हैं कि हमें वहाँ क्या करना है। आइए परिभाषा देख लेते हैं अंकन की। पहली परिभाषा है मन महोदय की। इन्होंने कहा है कि वर्गों और उनके उपविभागों के लिए निर्धारित चिन्हों को उस पद्धति का अंकन कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए जब आप ऑनर्स करते हैं तो उस समय में आपका एक सब्जेक्ट होता है जो ऑनर्स पेपर होता है, जैसे कि इंग्लिश ही हुआ मान लीजिए। तो इंग्लिश तो अन्य जो सब्जेक्ट हैं कॉलेज के, हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथ, जो भी सबके साथ एक सब्जेक्ट है, तो इसका एक अलग चिन्ह होगा। और फिर हिंदी के जितने सारे पेपर्स हैं फिर वे उसके उपविभाग हुए, तो इनके लिए जो चिन्ह निर्धारित होते हैं कि जिससे उनको पहचाना जा सके वही अंकन कहलाता है। मतलब उन चिन्हों को ही अंकन कहेंगे। दूसरी परिभाषा सेयर्स महोदय की। इन्होंने कहा है कि अंकन वर्गीकरण में पदों के लिए निर्धारित चिन्हों की श्रृंखला अथवा सांकेतिक चिन्ह है। मतलब
जो भी पद हैं या वर्ग है या उपविभाग हैं उनको निर्धारित करने के लिए जो चिन्हों की श्रृंखला है या जो सांकेतिक चिन्ह है वही अंकन है। अंकन अपनी व्यवस्था द्वारा वर्गीकरण की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है कि किसी भी तथ्य को हम वर्गीकरण करके किस तरह से स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। अब आइए देखते हैं अंकन के प्रकार। तो अंकन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है शुद्ध अंकन और नंबर 2 है मिश्रित अंकन। सबसे पहले देखते हैं कि शुद्ध अंकन क्या है। तो सर्वप्रथम दशमलव वर्गीकरण पद्धति में 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके शुद्ध अंकन का निर्माण किया गया था, लेकिन अब इसमें रोमन अंकों का भी प्रयोग किया जाता है। शुद्ध अंकन में एक ही प्रकार के प्रतीक चिन्हों या अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 1 to 9 या ABCD से लेकर XYZ तक। तो जो भी ये शुद्ध अंकन है इसका प्रयोग हम मुख्यतः अपने व्यावहारिक जीवन में करते हैं। जब भी हमें किन्हीं वस्तुओं की सूची बनानी होती है या फिर जैसे आप लोग आंसर्स लिखते हैं या फिर बुक्स में भी आप देखेंगे कि जो विषय सूची होती है तो उसके विषय सूची में विभिन्न अध्यायों की जो सूची बनानी होती है कि किस अध्याय में क्या है, उसके लिए अंकों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर चैप्टर 1 है और 1 के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर हैं तो 1 लिख के फिर जो उसके बाद का चैप्टर है 1.2, 1.3, 1.4, फिर दूसरे चैप्टर में भी उसी तरह से मेन रहेगा नंबर 2, फिर उसके बाद 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से। तो इसका प्रयोग करते हैं। फिर अंदर में अगर कोई एक पॉइंट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए तो पॉइंट में नंबर देंगे या फिर 1 2 या फिर रोमन 1 2 और उसके बाद ABCD करके उसके सब पॉइंट को लिखते हैं। तो ये शुद्ध अंकन है जिसका प्रयोग हम अपने व्यावहारिक जीवन में पढ़ाई लिखाई में करते हैं। आप देखिए कि साधारण अगर गृहिणियाँ भी हैं तो वो भी अगर बजट बनाती हैं, लिस्ट बनाती हैं सामानों की, तो वहाँ पर भी वो नंबरिंग देती हैं कि वो कितना सामान मंगवा रही हैं। तो ये अंकन हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा है जिसका प्रयोग हम अपने जीवन के प्रतिदिन के कार्यों में करते हैं। आइए देखते हैं कि शुद्ध अंकन के क्या मेरिट्स होते हैं। तो सबसे पहला है नंबर 1, एक ही तरह के चिन्हों या प्रतीकों का प्रयोग होने के कारण शुद्ध अंकन के चिन्हों को लिखना, पढ़ना और याद रखना आसान होता है। जैसे इसमें जो भी अंक है या चिन्ह है ये बहुत इनके कहे टाइप्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हम अच्छे से याद रख पाते हैं और समझ भी पाते हैं। नंबर 2 है शुद्ध अंकन के द्वारा किसी तथ्य का क्रम निश्चित करना सरल होता है और इसके प्रयोग के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है। हम पढ़ने लिखने के दौरान ही ये सीख जाते हैं कि किस तरह से हमें नंबरिंग देना चाहिए। थर्ड है शुद्ध अंकन को लिखने या टाइप करने में अशुद्धियों की संभावना कम होती है। जैसे लिखते वक्त भी आप उसे आसानी से लिख सकते हैं और टाइप भी करने से चूंकि उसके दिए होते हैं साइन या लेटर्स, तो उसे टाइप करने में दिक्कत नहीं होती है, गलतियां नहीं होती है। अब शुद्ध अंकन के दोष की बात करें तो सबसे पहला है कि शुद्ध अंकन का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसका आधार संकुचित है, अर्थात इसकी सीमा है। अब जैसे कि मान लें आंसर लिखने में तो हम 1 2 10 और 19 20 100 तक भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी में पूरे कॉलेज के बुक को रखना होता है, सबको सीरियली नंबर देना होता है, सबको पहचान चिन्ह देना होता है, तब वहाँ पर शुद्ध अंकन का प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चिन्हों की, प्रतीकों की आवश्यकता होगी जिससे कि तुरंत में उसको पहचाना जा सके। नंबर 2 जो दोष है वह शुद्ध अंकन द्वारा वर्तमान में उत्पन्न विषयों को उचित स्थान देने में कठिनाई होती है क्योंकि इसमें अंकन पर आधारित वर्गीकरण पद्धति में विधियों का प्रावधान नहीं है। मतलब कि वर्गीकरण की जो विधियां हैं उसका प्रावधान शुद्ध अंकन में नहीं है। अब आप देखिए कि रोज नए नए विषय आ रहे हैं, शिक्षा के अलग अलग क्षेत्र नए नए बनते जा रहे हैं, तो लाइब्रेरी में उनके बुक को भी तो स्थान देना होगा। तो अगर हम शुद्ध अंकन द्वारा पहले से ही कुछ सीमित चिन्हों के माध्यम से विषयों के लिए हम चिन्ह या प्रतीक निर्धारित कर लेते हैं तो फिर उन नए विषयों के लिए कौन सा चिन्ह या प्रतीक का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि इसकी एक सीमा है और अगर कोई नया विषय का बुक आ जाए बहुत सारा लाइब्रेरी में तो फिर उनको
अरेंज करने में कठिनाई होती है। नंबर 3 है शुद्ध अंकन के द्वारा तथ्यों का सूक्ष्म वर्गीकरण करना संभव नहीं है, अर्थात उसका बहुत बारीकी से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। मुख्यतः अंकन का प्रयोग लाइब्रेरी में करना होता है विस्तार रूप में, तो वहाँ पर ये शुद्ध अंकन प्रयोग में नहीं आता है। पढ़ाई लिखाई तक तो ठीक है। अब हम बात करते हैं मिश्रित अंकन की। तो जब हम तथ्यों, विषय वस्तु या उसकी मात्राओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए एक से अधिक चिन्हों या प्रतीकों का या अंकों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम मिश्रित अंकन कहते हैं। जैसे कि 0 से 9 तक, ABCD A से Z तक। फिर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चिन्ह हैं, कॉमा है और विस्मयादिबोधक चिन्ह है, कोलन है, प्रश्न चिन्ह है, और का चिन्ह है और करली ब्रैकेट है, स्लैश है, फिर स्मॉल ABCD है। तो इस तरह से कई चिन्ह हैं। जैसे कि आजकल मोबाइल में आप जब टाइप करने के लिए खोलते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो कीबोर्ड है उसमें बहुत सारे चिन्ह होते हैं। तो मिश्रित अंकन में बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए देखिए कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी में कोड बनाना, अंकन करना है, तो उसके लिए अलग अलग लेटर्स का, अलग अलग अंकों का अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है। स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ अंकन की उतनी समस्या नहीं है। लेकिन जो अगर स्टेट लेवल की लाइब्रेरी है या फिर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की लाइब्रेरी है तो उसमें पूरे जो बुक्स होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा संख्या होती है, जनरल्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के होते हैं। तो उन सब को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग कोड की आवश्यकता होती है कि आवश्यकता पड़ने पर उसे तुरंत से पहचाना जा सके। अगर स्टूडेंट कोई बुक निकालने जाए तो जो भी वहाँ लाइब्रेरियन है उस कोड के आधार पर उसको पहचान कर तुरंत स्टूडेंट को दे दे या फिर बता दे कि वहाँ से है, वो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और फिर जब स्टूडेंट पढ़ भी ले तो उसको लेके उसी जगह पे रख दे जहाँ से उसे निकाला गया था। तो इस व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कई तरह के कोड यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रित अंकन के मेरिट्स की। नंबर 1 है इस अंकन का आधार विस्तृत होता है। इसके द्वारा ज्ञान जगत के प्रथम स्तर के वर्गों को अलग अलग अंक प्रदान करना संभव होता है। चूंकि ये एक विज्ञान है, वर्गीकरण विज्ञान, तो उसके आधार पर ही जो विभिन्न वर्ग होते हैं, पुस्तकों के हों, ग्रंथों के हों, उनको अलग अलग अंक प्रदान करना, अलग अलग कोड प्रदान करना संभव हो पाता है। नंबर 2 है इसके प्रयोग से वर्गांक का आधार छोटा रहता है। मतलब कि इसके जो वर्गीकरण प्रणाली है उसके द्वारा अंकन जब करते हैं तो जो भी वर्ग है, मतलब वस्तुओं के, तथ्यों के, उन सब का आधार छोटा हो जाता है। नंबर 3 है मिश्रित अंकन वाली वर्गीकरण पद्धति में विधियों के प्रावधान के कारण वर्गीकरण में पंक्ति, श्रृंखला और ग्राह्यता आ जाती है। मतलब जो वर्गीकरण पद्धति में मिश्रित अंकन की विधियां बताई गई है उनका जब प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके ग्रंथों का वर्गीकरण करते हैं, लाइब्रेरी में पुस्तकों का वर्गीकरण करते हैं, तो वो एक क्यू में दिखाई देते हैं और स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, कौन से टॉपिक या विषय या तथ्य से संबंधित पुस्तक कहाँ पे रखा हुआ है। ये बहुत ही इजी हो जाता है लाइब्रेरियन के लिए भी और जो वहाँ पुस्तक लेने जाते हैं पाठक, उनके लिए भी। अब अगर मिश्रित अंकन के दोष की बात करें तो नंबर 1 है विभिन्न प्रकार के चिन्हों एवं प्रतीकों का प्रयोग होने के कारण इसे लिखना, उच्चारण करना तथा याद रखना शुद्ध अंकन की अपेक्षा कठिन होता है। तो अब अगर बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया जाएगा तो उन्हें याद रखना तो कठिन होगा ही, लिखना भी कठिन होगा और उच्चारण करना भी कठिन होगा कि बहुत बार पता नहीं चलता कि इस चिन्ह को, इस प्रतीक को क्या बोला जाता है। नंबर 2 है विभिन्न प्रकार के चिन्ह एवं प्रतीकों का प्रयोग होने के कारण इसमें अशुद्धियों की संभावना अधिक रहती है। तो जहाँ पर बहुत सारे चिन्ह होंगे, अंक होंगे, प्रतीक होंगे तो वहाँ पर तो अशुद्धियाँ होने की संभावना होगी ही अधिक। 3rd है इसमें वर्गांक जटिल होता है, इसलिए अंकन को समझकर ग्रंथों को निकालना और पुनः व्यवस्थित करना कठिन होता है। मतलब अगर लाइब्रेरी है और वहाँ पर नोटेशन के द्वारा सबको अलग अलग
नाम चिन्ह दिया गया है, तो वहाँ पर उस अंकन को समझकर, नोटेशन को समझकर पुस्तकों को निकालना और फिर से उन्हें वापस रखना थोड़ा कठिन होता है। और नंबर 4 है, इस अंकन से निर्मित वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग करने के लिए कर्मचारी का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। मतलब कि लाइब्रेरी में आप देखेंगे बुक को रखने, निकालने, उसे व्यवस्थित करने के लिए लाइब्रेरियन होता है। इसे हम सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए लाइब्रेरी साइंस होती है, जिसमें कि इस अंकन की पद्धति का ज्ञान दिया जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि प्रशिक्षित व्यक्ति हो। साधारण व्यक्ति के लिए ये थोड़ा सा कठिन कार्य है। अभी हमने देखा कि शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन दोनों के अपने मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। तो उत्तम अंकन के क्या गुण होने चाहिए? तो शेष महोदय ने कहा है कि जो उत्तम अंकन है उसमें संक्षिप्तता, सरलता, नम्यता और लचीलापन तथा स्मरणशीलता का गुण होना चाहिए। संक्षिप्तता का तात्पर्य है कि जिन अंकों के द्वारा विशिष्ट विषय को व्यक्त किया जाता है उसे संक्षिप्त होना चाहिए और संक्षिप्तता क्रम एवं अभिव्यक्ति को ध्यान में रखकर ही निश्चित करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण आप देख सकते हैं, ये CCDDC क्या है, ये लाइब्रेरी साइंस है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो जो भी मतलब अंकन किया जाए, जो भी चिन्ह दिया जाए, वो संक्षिप्त होना चाहिए, जिससे कि आसानी से उसे याद रखा जा सके। उत्तम अंकन के दूसरे गुण सरलता का अर्थ है कि जो भी चिन्ह का प्रयोग किया जाए या प्रतीक का प्रयोग किया जाए वह याद रखने, बोलने एवं लिखने में सरल होना चाहिए। तीसरा जो गुण था वह है नम्यता एवं लचीलापन। अर्थात वर्तमान में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि समय समय पर नए विषय का आविर्भाव हो रहा है, अतः अंकन में नवीन विषय को उचित स्थान देने का गुण होना चाहिए, जिससे कि जो भी वर्गीकरण पद्धति है वो अप टू डेट बन सके। और नंबर 4 जो गुण था वह है स्मरणशीलता। तो जिन अंकों एवं चिन्हों का प्रयोग किया जाए वह ऐसा हो जिन्हें कि याद रखा जा सके, जिन्हें याद रखना आसान हो, जिसका विश्लेषण और संश्लेषण भी संभव हो सके। अब हम देखते हैं कि अंकन की क्या आवश्यकता है। तो तथ्यों या वस्तुओं की मात्राओं को वर्ण के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने में ये सहायक है, उसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। जैसे आप आंसर लिखते हैं तो आपको नंबरिंग देना होगा ना, या कहीं भी कोई लिस्ट बनाते हैं, सूची बनाते हैं, तो वहाँ पर तो नंबरिंग करना ही होगा। नंबर 2 है वर्णों के क्रम एवं विषय के नाम में परिवर्तन के आधार पर प्रलेखों को व्यवस्थित करने में सहायक। जैसे लाइब्रेरी में है तो उसमें अलग अलग जो बुक्स हैं अलग अलग विषय के हैं, तो उनको भी व्यवस्थित करने के लिए जरूरी है नोटेशन करना। नंबर 3 है वर्गांक अनुक्रम में पर्यायवाची शब्द के प्रभाव के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायक। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स ही है, तो इकोनॉमिक्स के तो कई सारे ब्रांच है, जैसे कि आप ऑनर्स में या पीजी में पढ़ते हैं, तो सबके बुक के लिए तो अर्थशास्त्र शब्द ही प्रयोग होगा ना। तो उन ये पर्यायवाची जो शब्द है, मतलब कि कहिए एक समान जो शब्द है, बस थोड़ा सा उसके अंदर का टॉपिक अलग होता है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग करने के लिए भी तो नोटेशन करना होगा कि उनको कैसे अलग किया जा सके। है तो सब इकोनॉमिक्स का बुक ही, लेकिन वो जो ब्रांचेस है उसके आधार पर भी उसको अलग करना होगा। नंबर 4 है अंकन में समान उच्चारण किंतु भिन्न अर्थ रखने वाले शब्दों के प्रभाव को भी कम करने में सहायक है। जैसे कि कई ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारण में एक समान होते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, तो उसके आधार पर भी वर्गीकरण करने में अंकन सहायक होता है। नंबर 5 है भाषाई विविधता का अंकन पर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करने में सहायक। अब अलग अलग क्षेत्रों में लाइब्रेरी में
है कि जो पुस्तकों के लिए अलग अलग अगर भाषा यूज किया जाएगा तो उसे समझना मुश्किल होगा, लेकिन अगर वर्गीकरण पद्धति के आधार पर सभी लाइब्रेरियों में बुक का वर्गीकरण किया जाए तो उसे समझना सबके लिए आसान होगा। नंबर 6 है वर्गीकरण की सूचियों का निर्माण करने में सहायक। मतलब कि जो क्लासिफाई किया गया है, जो बुक्स है, वहाँ पर जो भी पढ़ने की सामग्री है, तो उनकी सूची का निर्माण करने में भी ये नोटेशन सहायता देता है कि किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक है, कहाँ है, कितनी है। नंबर 7 है वर्गीकरण के सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में सहायक। मतलब जो वर्गीकरण करने की पद्धति है वो एक सिद्धांत है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप देता है। उसके आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो वह व्यवहारिक रूप उसका है। अंकन के कार्य। नंबर 1 विशिष्ट विषयों के नाम को प्राकृतिक भाषा से कृत्रिम भाषा में परिवर्तित करने में सहायता करना। जैसे कि जो विभिन्न विषय होते हैं उन विषयों के नाम को जब कोड दे दिया जाता है तो वो एक कृत्रिम भाषा है, तो अंकन जो है वो प्राकृतिक भाषा को कृत्रिम भाषा में परिवर्तित करने में सहायता करता है। नंबर 2 है वर्णों के क्रम के अनुसार विषय सूचियों का निर्माण करना। मतलब जैसे अल्फ़ाबेटिकली जब हम किसी चीज़ को अरेंज करते हैं तो उसमें भी अंकन सहायक होता है। जैसे आप देखेंगे कि एडमिशन जब बच्चों का होता है तो उनका पहले एडमिशन ऐसे ही हो जाता है जब जिसका जैसे लिस्ट में नाम निकला, लेकिन फिर आप देखेंगे अटेंडेंस रजिस्टर में अल्फ़ाबेटिकली उनके नाम को व्यवस्थित किया जाता है और तब फिर 1 2 नंबर दिया जाता है, जिससे कि जिस भी नाम के बच्चे के विषय में अगर देखना हो तो आसानी से देखा जा सके अल्फ़ाबेट के अनुसार। फिर है नंबर 3 विभिन्न विषयों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करना। जैसे विभिन्न विषय होते हैं, उनके ब्रांचेस होते हैं, तो उनको भी व्यवस्थित करने में आसानी होती है। नंबर 4 है अनुसूची में के पदानुक्रम में पदों के क्रम और स्थान को निश्चित करना। मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट है उनके क्रम को कहाँ रखना है, किस स्थान पर रखना है, इसको निश्चित करने में सहायक होता है। नंबर 5 है प्रलेखों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करना, जिससे ब्यौरा या संबंधित विवरण तैयार करने में परेशानी ना हो। जैसे लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स होते हैं उनको सीरियली अच्छे से सीक्वेंस में रखना होता है, जिससे कि उनका ब्यौरा जो होता है, डिटेल्स होता है, वो तैयार किया जा सके। और नंबर 6 है संदर्भ ग्रंथ सूचियों में प्रविष्टियों को व्यवस्थित करना। कि जैसे आप संदर्भ ग्रंथ सूचियाँ जब रिसर्च करते तो देखते हैं, तो उसमें जब डालते हैं संदर्भ ग्रंथ सूचियों में विभिन्न लेखकों के नाम को, तो उसको भी व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है। और है नंबर 7 ग्रंथों के आदान प्रदान का ब्यौरा रखने और सांख्यिकी विवरण तैयार करने में सहायता करना। अब लाइब्रेरी में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने, बुक निकालते हैं, रखते हैं, फिर उसे वापस उसी जगह पर रखना होता है, तो इन सब को भी नोट किया जाता है। तो कब आया, कौन आया, फिर कहाँ से बुक निकला और फिर उसे किस स्थान पर रखना है, इस सब में नोटेशन सहायता करता है। नंबर 8 है बिना ग्रंथ को पढ़े ही उसके विशिष्ट विषय का ज्ञान प्रदान करना। मतलब नोटेशन की सहायता से बिना ग्रंथ को पढ़े ही वो किस विषय से संबंधित है इसके विषय में जानकारी मिल जाती है। नंबर 9 है ग्रंथों के आदान प्रदान एवं पुनः यथास्थान व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करना। वही है कि लाइब्रेरी से बुक लेना देना, फिर उसको उसके वापस जगह पे व्यवस्थित रखना, इसमें नोटेशन सहायता करता है। 10 है विषय से संबंधित सूचनाओं को यथाशीघ्र प्राप्त करने में सहायक। किस विषय की पुस्तक कहाँ है, कहाँ से हमें वो लेना है। 11 है विषय वस्तु तथ्य या मात्राओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने में सहायता करना। तो जैसे अगर बुक लिखते हैं तो फिर उसके इंडेक्स को लिखने में अंकन सहायता करता है, या फिर लाइब्रेरी में बुक्स है तो कितनी बुक्स है उनको स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने में नोटेशन सहायता करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंकन प्रणाली का मुख्य कार्य है विषय वस्तु को वर्गों तथा उपवर्गों में विभाजित करके सभी को एकल रूप में प्रदर्शित करना और स्पष्ट तथा सरल एवं व्यवस्थित करना। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी क्लास में अगर पढ़ाया जाए तो कम से कम इसके लिए 2 क्लास लगता है, मतलब कि 1.5 घंटे, और ये 24 मिनट तो फिर भी छोटा ही है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।